नमस्कार साथियों, जीके टुडे के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश आपके लिए आज के अंक में लेकर के आया हूं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंगीकार योजना, किलिमंजारो पर्वत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, कृषि बिल से जुड़े अपडेट, स्टार्स परियोजना और इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हमने आज के अंक में चर्चा की है। मैंने इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, जहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? फिजी, मॉरिशस, भारत या नाइजर को? सही जवाब है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान भारत और फ्रांस को 2 साल के कार्यकाल के लिए आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। इसके अलावा एशिया प्रशांत के लिए फिजी और नारू के प्रतिनिधियों को, अफ्रीका के लिए मॉरिशस और नाइजर को, यूरोप के लिए ब्रिटेन और नीदरलैंड तथा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुयाना को उपाध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले आईएसए के दूसरे सम्मेलन का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक भारत की नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन में तब 78 देशों ने भाग लिया था। अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। यह अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? सही जवाब है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने अंगीकार अभियान 2019 में शुरू किया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली उज्ज्वला से लेकर उजाला जैसी योजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जोड़ा जाएगा। अंगीकार अभियान का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन, जल और ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार परिवर्तन लाना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने के लिए एक वेबिनार में भाग लिया। इस वेबिनार के दौरान उन्होंने अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट भी लॉन्च की। नगरनार स्टील प्लांट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। यह अभी हाल ही में चर्चा में था क्योंकि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के छत्तीसगढ़ स्थित इस प्लांट के डीमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसने पूरी सरकारी जिम्मेदारी को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दे दी। यह प्रक्रिया सितंबर 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है। शोभा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थीं? कवि, नर्तक, पत्रकार या वैज्ञानिक? सही जवाब है वह एक नर्तकी थी। आंध्र प्रदेश के वयोवृद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी शोभा नायडू का हाल ही में हैदराबाद में 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कुचिपुड़ी कला अकादमी हैदराबाद के लिए प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया था। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे या नाइजीरिया में? सही जवाब है तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अभी हाल ही में खबरों में आ गया था क्योंकि किफुनिका हिल के रूप में जानने वाला क्षेत्र अभी भी भयानक आग से जूझ रहा है और कहा जा रहा है कि इस आग ने लगभग 28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है। 500 से अधिक स्वयंसेवक किलिमंजारो पर्वत पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ यह विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से भी एक है। यह पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इसका मतलब है कि यह किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। जैसा कि अमूमन होता है, अधिकांश ऊंचे पर्वत किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। किस राज्य में नए कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए कानून लाने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, पंजाब या छत्तीसगढ़ में? सही जवाब है पंजाब में। पंजाब सरकार ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए कानून लाने के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले के बाद पंजाब के गवर्नर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 1 के अनुसार
15वीं विधानसभा का 13वां विशेष सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। पंजाब ने पहले 3 विवादास्पद कृषि अध्यादेशों को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। केंद्र सरकार द्वारा पारित जिन 3 अध्यादेशों के खिलाफ यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उनका नाम इस प्रकार है: कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020, दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन और तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। इनमैक्जेब नामक दवा को किस बीमारी के इलाज के लिए पहली दवा के रूप में अनुमोदित किया गया है? कोविड-19, इबोला, डेंगू या खसरा के? सही जवाब है इबोला के इलाज के लिए। अमेरिकी नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इबोला के इलाज के लिए इस पहली दवा को मंजूरी दे दी है। रीजेनेरॉन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा इनमैक्जेब नामक यह दवा विकसित की गई है। इस दवा का परीक्षण कांगो में एक प्रकोप के दौरान किया गया था जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। किस देश ने अपने दूसरे कोरोना वायरस वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दी है? चीन, इजराइल, रूस या ऑस्ट्रेलिया ने? सही जवाब है रूस ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन के लॉन्च की घोषणा की। रूसी अधिकारियों ने साइबेरिया में वेक्टर संस्थान द्वारा विकसित एपीवैक कोरोना नाम के पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन को विनियामक स्वीकृति प्रदान की है। स्टार्स परियोजना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, आंशिक रूप से किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित है? IMF, विश्व बैंक, ADB या AIIB द्वारा? सही जवाब है विश्व बैंक द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यानी स्टार्स परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। इस परियोजना में 6 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल शामिल होंगे। इस परियोजना का कुल परिव्यय 5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें विश्व बैंक 3700 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर रहा है। स्टार्स का उद्देश्य राज्यों के लिए टीचिंग लर्निंग और परिणामों को बेहतर करना है। 205 टन संतरे ले जाने वाली विशेष किसान रेल को नागपुर से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए रवाना किया गया? कर्नाटक, नई दिल्ली, बिहार या असम के लिए? सही जवाब है नई दिल्ली के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर से दिल्ली तक 205 टन संतरे ले जाने वाली विशेष किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। मध्य रेलवे की हालिया अधिसूचना के अनुसार किसान रेल में 12 VPO रैक होंगे और यह कटोल, नरखेड़, पंडोरना, बैतूल और इटारसी की ऑरेंज बेल्ट में रुकेगी। किसान देश में कहीं भी अपना माल आसानी से और कम लागत पर भेज सके, इसके लिए किसान रेल शुरू की गई है। अब किसानों के लिए एक और राहत वाली खबर है। किसान रेल से फल और सब्जियां भेजने पर उन्हें 50% की सब्सिडी मिलेगी, यानी आधे किराए पर वो अपना माल देश में भेज सकेंगे। इसमें टॉप से लेकर टोटल तक सभी उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के भाड़े पर ये सब्सिडी दी जाएगी। टॉप का मतलब है टमाटर, ऑनियन, पोटैटो और टोटल का मतलब सभी फल सब्जियों से है, यानी किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नए मार्केट तक भेज सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए 50 टीमों को तैनात किया है? दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार या कोलकाता में? सही जवाब है दिल्ली NCR में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली NCR में 50 टीमों को तैनात किया है। यह आगामी सर्दियों के दौरान होने वाले प्रदूषण को देखते हुए किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण का 95% स्थानीय कारकों जैसे धूल, निर्माण गतिविधियों और बायोमास जलने आदि के कारण होता है। ईट राइट मूवमेंट के विजन 2050 को प्राप्त करने के लिए FSSAI के साथ अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने? सही जवाब है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के साथ एक अंतर मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इस बैठक का उद्देश्य ईट राइट इंडिया मूवमेंट के विजन 2050 को प्राप्त करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में खाद्य जनित बीमारियों की आर्थिक लागत 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और भारत में 50% से अधिक महिलाएं और बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
किस राज्य में जहाजों की रिसाइकिलिंग के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात में? सही जवाब है गुजरात में। जहाजों की रिसाइकिलिंग के लिए केंद्र सरकार ने नौवहन महानिदेशक को राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया है। यह जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत किया गया है। जहाजों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। यह स्थान इसलिए चुना गया है क्योंकि गुजरात के अलंग नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइक्लिंग उद्योग है। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को? सही जवाब है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2008 में यह पहली बार मनाया गया था। इस दिवस के द्वारा ग्रामीण कृषि विकास, निर्धनता उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बेहतर करने में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को हाईलाइट किया जाता है। किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने हाथ धोना रोके कोरोना नामक अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार ने? सही जवाब है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर हाथ धोना रोके कोरोना नामक एक अभियान शुरू किया। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की स्थापना 2008 में स्वीडन में की गई थी। ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप ने स्वीडन में आयोजित वर्ल्ड वाटर वीक में इस दिन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद साबुन से हाथ धोने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत संपत्ति हाल ही में किस स्तर को पार कर गई है? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए या 10 लाख करोड़ रुपए? सही जवाब है 5 लाख करोड़ रुपए। पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना का एसेट अंडर मैनेजमेंट ने 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। एनपीएस और एपीवाई के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 3.76 करोड़ और AUM का आंकड़ा 5,05,424 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। फलस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में भारत ने कितना योगदान दिया है? सही जवाब है $1 मिलियन। भारत सरकार ने निकट पूर्व में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत द्वारा दी गई यह वित्तीय सहायता एजेंसी के राहत कार्यक्रमों और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सेवाओं जैसी सेवाओं का समर्थन करेगी। IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 के अनुसार 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितनी होगी? सही जवाब है 1877 अमेरिकन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP वर्ष 2020 में गिरकर 1877 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बांग्लादेश के लिए यह आंकड़ा 1888 अमेरिकन डॉलर है, जो दर्शाता है कि प्रति व्यक्ति GDP के मामले में 2020 में बांग्लादेश भारत से आगे होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP में भारत की गिरावट कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन और आर्थिक मंदी का परिणाम है। दोस्तों 27 दिसंबर 1945 को भारत समेत 29 देशों ने मिलकर औपचारिक रूप से IMF का गठन किया था। IMF के कुल 186 सदस्य देश हैं और जून 29, 2009 को कोसोवो गणराज्य 186वें राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ था। ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की छूट जो हाल ही में खबरों में देखी गई, ऋणों की कितनी श्रेणियों के लिए लागू है? 3, 4, 8 या 10 के लिए? सही जवाब है 8 श्रेणियों में। ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की छूट ऋणों की 8 कैटेगरीज में लागू की जाएगी। इन 8 विभिन्न क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए अधिस्थगन के दौरान जमा हुए चक्रवृद्धि ब्याज की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें MSME, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, क्रेडिट कार्ड, ऑटो, व्यक्तिगत और उपभोग ऋण शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार को 2 नवंबर 2020 तक इस योजना को लागू करने के लिए एक निश्चित योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को हाल ही में MSME मंत्रालय के किस पोर्टल में पेश किया गया है?
सेजाब चैंपियंस पोर्टल में। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने चैंपियंस पोर्टल को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शुरुआत की है। चैंपियंस पोर्टल को जून 2020 में देश भर में एमएसएमईज की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, जीके टुडे के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी कार्यक्रम के अगले अंक में कल हम फिर करंट अफेयर से जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।